अपना फर्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो फिर आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको कवर अप करने वाला हूँ कि हाइपरटेंशन को लेके एफएमजी में जितने सारे क्वेश्चन आते हैं, सारा चीज़, सारा पूरा डिटेल सबको इस वीडियो में मिलेगा। हर एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है और आप लोग उसको पूरा समझिएगा ध्यान से। और अगर उसके बाद भी वो कुछ भी डाउट होता है तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला ही आप देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन, तो सादा डेफिनेशन है कि हाइपरटेंशन होता क्या है। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। और एक चीज़, हाइपरटेंशन को किससे मेजरमेंट करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर का दो चीज़ें, दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक है ब्लडर। आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये है ब्लडर, और बाकी जो पड़ा है इसको बोलते हैं कफ। तो फिर जो ब्लडर का साइज होता है, उसका जो वेट होता है वो 40% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस होता है, और जो उसका लेंथ होता है वो 80% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस होता है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कफ बहुत एक जरूरी चीज़ है। अगर मान लीजिए कफ का साइज अगर स्मॉलर हो, जितना रिक्वायर है उससे भी छोटा हो, तो फिर फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है। या फिर कफ का साइज का बहुत ज़्यादा हो तो फॉल्स लो ब्लड प्रेशर आ सकता है। ये आप सब जानते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं ऑस्कल्टेटरी गैप पे। तो पहले बता दो ऑस्कल्टेटरी गैप क्या चीज़ है। ये पहली बात, ये तो हर पेशेंट में दिखता नहीं है, कुछ कुछ पेशेंटों में दिखता है। ये क्या होता है कि जब हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो 2-3 सेकंड के लिए जो साउंड है वो एकदम रिमूव हो जाता है, मतलब हम लोग सुन ही नहीं सकते। तो उसको ऑस्कल्टेटरी गैप बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि हर पेशेंट में नहीं होता, कुछ कुछ पेशेंट में होता है, और कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल चेंज है। कोई इसमें कोई तरह का पैथोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर जैसे मान लीजिए एक 25 साल का एक पेशेंट है, पेशेंट नहीं है, एक नॉर्मल ही है, जिसका सब कुछ नॉर्मल ही है, और उसको कोई ब्लड प्रेशर का सिम्टम वगैरह कुछ नहीं है, वो बस नॉर्मल ऐसे चेक करने के लिए डॉक्टर के पास गया है। तो फिर डॉक्टर ने कफ को इन्फ्लेट किया, करते करते मान लीजिए 220 तक उसने कफ को इन्फ्लेट किया। देन पहला जो साउंड सुनने को आया वो 200 में आया, और देन सेकेंड जो साउंड आया वो इसे अराउंड 100 के आसपास हुआ। तो इसका बीपी हुआ 200/100। ठीक है। देन वो किसी दूसरे एक डॉक्टर के पास गया जो बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, 100, 150, 200 पेशेंट दिन में देखता है, इतना बिजी है। उसके पास गया तो उस जस्ट वो बस सिंपल चेक करने गया, तो डॉक्टर जो तो बहुत बिजी बंदा था, वो इतना बिजी है कि आप क्या ही बताएं। तो डॉक्टर से 25 साल उम्र है, जवान है, इसका बीपी क्या ही ज़्यादा होगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, कफ इन्फ्लेट किया 180 तक मान लीजिए। और उस टाइम तो ऑस्कल्टेटरी गैप चल रहा था उस जगह पे, उस जगह तो कुछ साउंड आना नहीं था। तो पहला साउंड जिसको सुनाई दिया वो 150 पे दिया। देन नेक्स्ट जो साउंड उसको सुनाई दिया वो अराउंड वही 100 के आसपास हुआ। तो इसका हुआ 150/100। तो फिर इससे क्या पता चलता है, इससे ही पता चलता है कि जो ऑस्कल्टेटरी गैप है उसकी वजह से फॉल्स लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ सकता है। ये है बात। देन नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर के टाइप्स। ठीक। जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है आपके हमारे अंदर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80 होना ही चाहिए, एक नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर एलिवेटेड है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 और डायस्टोलिक लेस देन 80 होगा, तो ये प्री हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री हाइपरटेंशन। देन स्टेज ऑन हाइपरटेंशन में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 और डायस्टोलिक 80 और 89। स्टेज 2 में 140 और हायर और 90 और हायर। और एक चीज़ होता है कंडीशन जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। इसमें क्या होता है, आपका जो बीपी है वो 180 के ऊपर चला जाता है, या फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 के ऊपर चला जाता है। लेकिन एक और चीज़ें, कुछ कुछ पेशेंटों में ऐसा हो रहा है कि जिसका, जैसे नॉर्मली क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी डायस्टोलिक दोनों बढ़ता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंटों में ऐसा होता है, या तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या फिर डायस्टोलिक बढ़ेगा, दोनों में से कोई एक बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड हाइपरटेंशन।
आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। इसके भी कुछ कॉज है। तो जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है उसका जो कॉज है, एक उसका कॉज है फियोक्रोमोसाइटोमा, और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। और जो डायस्टोलिक कॉज है वो है, एक तो हो सकता है आपका कॉर्न सिंड्रोम, एक हो सकता है आपका लिडल सिंड्रोम, और एक हो सकता है आपका हाइपोटेंशन, सॉरी हाइपोथायरॉयडिज्म। यहां तक क्लियर है? देन हम आगे बढ़ते हैं। देन हम लोग करते हैं हाइपरटेंशन के कॉज के बारे में। हाइपरटेंशन का कॉज हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है इडियोपैथिक कॉज या फिर प्राइमरी कॉज, दूसरा वो है सेकेंडरी। दो तरह के कॉज होते हैं। तो प्राइमरी कॉज जो इडियोपैथी है उसमें हम जानते नहीं किस वजह से होता है, हम कुछ नहीं जानते, और उसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, वो है एसेंशियल हाइपरटेंशन। लेकिन जो सेकेंडरी कॉज है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जो सबसे ज़्यादा चांस है कि उसकी वजह से हो, वो है CKD, मीन्स कोरोनिक किडनी डिजीज। और दूसरे भी जैसे और भी कुछ वजह से हो सकता है, जैसे आपका कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। देन जो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि फियोक्रोमोसाइटोमा और हाइपरथायरॉयडिज्म का बताया, उसकी वजह से भी सेकेंडरी कॉज आ सकता है। ये कुशिंग सिंड्रोम, CKD, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, इसके बारे में डिटेल्स हम वीडियो आगे लाने वाले हैं। अगर इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा आया तो देन कंटिन्यू बैक टू बैक मैं सारा टॉपिक, एक से बढ़ के एक टॉपिक जो भी आते हैं सबको मैं डिटेल्स में कवर अप करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो अब तक देख चुके तो लाइक करना है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आता है जो आता है कॉन्जेनिटल हाइपरटेंशन। इसके अंदर एक चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए कि अपना जो सोडियम क्लोराइड चैनल है DCT के अंदर, उसका जो DC का जो सोडियम क्लोराइड चैनल है उसका जो एक्टिविटी बढ़ जाता है, एक कंडीशन आता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को हम तो बोलते हैं गॉर्डन सिंड्रोम। ठीक है। एक और कंडीशन है जिसमें होता है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर अपना जो इनएक चैनल होता है उसका भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लीडेन सिंड्रोम। और ये दोनों ही कंडीशन कंजेनिटल हाइपरटेंशन के अंदर आता है, ये आपको जरूर से याद रखने चाहिए। ओके। देन आता है टारगेट ऑर्गन डैमेज। जैसे हाइपरटेंशन तो कोई डायरेक्टली कोई टारगेट मतलब कोई ऑर्गन को डायरेक्टली तो डैमेज नहीं करता, बट इनडायरेक्टली करता रहता है। तो क्या है हम वही देखते हैं। तो फिर फर्स्ट वाला में एक एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल, एक जैसे ये एक नॉर्मल पाइप है, ठीक है। इसको जैसे नॉर्मल पाइप है, यहाँ से ये पानी निकल रहा है। जैसे आप देखोगे कि जैसे पाइप का, जैसे ये एक पाइप है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो देखना पानी का जो प्रेशर की बस एकदम और तेज हो जाएगा, पानी एकदम सीधा ऐसे आएगा और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही है। तो पानी का प्रेशर देखिए नॉर्मल जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके ये स्टार्टिंग में प्रेस करेंगे तो पानी का प्रेशर सडनली स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ये भी ऐसा ही है। जैसे कि आप मान लीजिए आयोटा के अंदर यहाँ पे कोई प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जा रहा है। ब्लड फ्लो बहुत 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 ज़्यादा तेज हो जा रहा है और तेज होने की वजह से यही ब्लड फ्लो जाके सीधा अपना आई पे अटैक कर रहा है। और आई पे जैसे अटैक कर रहा है तो ये आई का कहाँ पे अटैक कर रहा है? रेटिना पे अटैक कर रहा है। तो ये अपने जो रेटिना को है ये सीधे से डैमेज कर रहा है। डैमेज रेटिना। तो ये जो रेटिना को डैमेज कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी।
और ये जो ब्लड प्रेशर है देन ये धीरे 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 ब्लड और तेज जाता है और सीधा ये किडनी को भी या फिर इफेक्ट कर रहा है। किड मतलब किडनी को डैमेज कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपरटेंशन न्यूरोपैथी की वजह से कौन कौन चेंजेस आ सकता है। फ्लेम इन हेमरेज और कॉटन वुल्फ स्पॉट्स हमें देखने को मिल सकता है अपने आंखों के अंदर, रेटिना के अंदर। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है तो ये ठीक है। और देन जब ब्लड प्रेशर इतना जब तेज हो ही रहा है, एक बार बार ब्लड तेज होने की वजह से आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा है। और एक टाइम में इतना ये ज़्यादा पंप करते करते, जहाँ इतना लेफ्ट वेंट्रिकल काम कर रहा है करते करते एक टाइम में आके यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगा इस पार्टिकुलर पोजिशन पे। देन ओके, देन नेक्स्ट आता है, एक चीज़ आता है उसको बोलते शॉकलोज लॉ। ईसीजी में वो दिखता है। तो इसमें पार्टिकुलर आपको कुछ नहीं देखना होता, आपको पार्टिकुलर जो V1 का डेप्थ V1 और V5 लीड को देखना पड़ता है। तो V1 के अंदर देखना पड़ता है डेप्थ ऑफ एस वेव, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, डेप्थ ऑफ एस वेव एंड V5 के लीड पे हाइट ऑफ आर वेव, दोनों हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फिर V1S और V5R दोनों मिल लड़के का टोटल जो अपनी स्मॉल बॉक्स काउंट करते हैं, अगर स्मॉल बॉक्स 35 से ज़्यादा होगा तो ये चीज़ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर माना जाता है। मीन्स इसको लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर बोलते हैं। आप पूरा यहाँ से यहाँ तक को काउंट करेंगे, देन यहाँ से यहाँ को काउंट करेंगे, तो दोनों का अगर स्मॉल बॉक्सेस मिला के 35 या उससे ज़्यादा हुआ तभी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कहलाया जाएगा, वरना नहीं कहलाया जाएगा। ओके, देन आता है मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो फिर जैसे पहले मैं आपको टेबल बताया था, आपको दिख रहा है ये वाला टेबल, ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया था कि एलिवेटेड क्या है, स्टेज 1 स्टेज 2 क्या है, ये सब तो टेबल आपको याद रख लेना है। इसी के बेसिस पे हम लोग अपना जो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो जो एलिवेटेड या फिर जो प्री हाइपरटेंशन है उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। मीन्स स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं कम करना है, अल्कोहल खा पीते हैं कम करना है आपका, और खासकर अगर आप ओबेस पेशेंट है, बहुत मोटे हैं, तो आपका वेट रिडक्शन बहुत जरूरी है, आपको वेट रिडक्शन करना है। या फिर आपका जो स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप, तो आपका स्ट्रेस कम करना है। देन एक चीज़ आता है डैश डाइट करके, डैश डाइट। तो ये डैश डाइट क्या चीज़ है? डैश डाइट मीन्स आपका जो होता है डैश डैश मीन्स आप जो अपना कैल्शियम का जो इंटेक है ज़्यादा कर लेना है, सोडियम का जो आप लेते हैं मीन्स नमक जो आप खाते हैं उसको कम कर देना है, पोटेशियम को जो लेते हैं उसको ज़्यादा कर देना है। देन इस चीज़ को हम डैश डाइट, मतलब डाइटरी फूड के अंदर आपको जो मॉडिफिकेशन वगैरह इसको करने होते हैं, सीधी बात है। देन अगर आप स्टेज 1 पे हैं तो स्टेज 1 पे क्या करना है, क्या लगता है अगर स्टेज 1 पे तो आपको क्या करना है, डैश डाइट लेना है कि ये डायरेक्ट मेडिकेशन स्टार्ट कर दे, क्या लगता है क्या करना है? जी आप सही बोल रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हमें पहले खुद से नहीं करना है। अगर हमें देखना है कि टारगेट ऑर्गन डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर स्टेज 1 में टारगेट ऑर्गन डैमेज यस, अगर आपको दिख रहा है कि टारगेट ऑर्गन जो भी है अगर वो डैमेज हो रहा है, टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर नहीं हो रहा तो बस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। लेकिन अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज कर रहा है फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो है ही, प्लस साथ में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी स्टार्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपका स्टेज 2 पे चल रहा है ब्लड प्रेशर, तो सीधी सी बात, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिकेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।
ओके। देन आते एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में कि कौन कौन सा ड्रग्स हमें लेना चाहिए, कौन कौन सा ले कि कौन कौन सा नहीं ले, फिर कौन कौन सा काम करेंगे, उस पर हम लोग आते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में फर्स्ट जो आता है एस इनिबिटर। और हमेशा आप याद रखना है एस इनिबिटर का एंडिंग किस में होता है, प्रिल में खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल जैसे टाइप का ड्रग्स है वो लेते हैं। लेकिन हम लोग हाइपरटेंशन में कौन से एंटी यूज करते हैं, हम लोग हमेशा याद रखना कि रेमिप्रिल का ड्रग आता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। और उसका एडिशनल इफेक्ट क्या होता है, एक तो ये इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, एक ये प्रोटीन वगैरह भी मतलब प्रोटीन डिक्रीज कर देता है। इसकी वजह से हम इसको कहाँ का यूज कर सकते हैं, कोई डायबिटीज मेलेटिस का पेशेंट है या फिर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट है, इन कंडीशनों में ये प्रिफरेबल है। लेकिन हमें जो चीज़ मेन याद करना है वो है इसका साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट है ड्राई कफ। बस ये इस ड्राई कफ की वजह से हम लोग इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली ड्रग को हम लोग इग्नोर करते हैं, सिर्फ एक ही इस चीज़ की वजह से, साइड की वजह से। वरना ये बहुत अच्छा ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। देन दूसरा जो आता है वो आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका आपको याद रखना है, इसका जो एंडिंग है वो सार्टान से खत्म होता है, लो सार्टान, टेल में सार्टान, ये जो एंडिंग होता है, ठीक है, लो सार्टान, टेल में सार्टान, ओके। और इसका जो एडिशनल इफेक्ट है ये एकदम सेम है अपने एसी इनहिबिटर जैसा, ठीक है, सेम एज एस इनहिबिटर। और ये प्रीफर भी करते हैं सेम जैसे एस इनहिबिटर है, सेम वैसा ही है इसका सब कुछ। और इसको आप लोग याद रखना कि मोस्ट प्रोबेबली जो एंजाइम रिसेप्टर ब्लॉकर है, इस लोग हम जो यंग जनरेशन है, जो यंग एज ग्रुप वाले हैं, उनको उनके लिए प्रेफरेबल है एंजाइम रिसेप्टर ब्लॉकर। बट ओल्ड को आपको इसको नहीं देना है। ओल्ड को क्या देना है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देन एक और चीज़ आता है कि बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बीटा ब्लॉकर एंडिंग जो आता है वो एंडिंग लॉल से खत्म होता है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल इस लीजिए, मेटाप्रोलॉल, ओके। तो मेटाप्रोलॉल को हम कहाँ यूज करना है, एक बंदा जिसका हाइपरटेंशन है, प्लस उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, प्लस उसको जो पोस्ट एमआई है, इन सब सारे कंडीशनों में आप बीटा ब्लॉकर को प्रेफर कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्लस पोस्ट एमआई, इन जगह पर हम यूज कर सकते हैं। देन आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका हमें याद रखेंगे एंडिंग जो होता है ड्रग का एंडिंग वो डीपीन से स्टार्ट खत्म होता है, निकाडीपीन, नेफिडीपीन, ये सब, एमाइलोडिपिन, ओके। तो इसका एग्जांपल है, यूज करते हैं एमाइलोडिपिन, ठीक है। तो इसका जो साइड इफेक्ट आता है, इसका मोस्ट जो साइड इफेक्ट आता है वो होता है एंकल इडिमा, एंकल इडिमा। और ये जो थोड़ी देर में बताया था, जो आपको ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ये हम लोग यंग एज के लिए यूज़ करते हैं। और अपना जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये एमाइलोडिपिन वगैरह, ये हम लोग लास्ट मोस्टली ओल्ड एज ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, ओल्ड एज ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन लास्ट जो आता है डायबिटिक्स। तो डायबिटिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है क्लोरथायालिन, जो हम लोग डायबिटिक्स में यूज़ करते हैं वो ये ड्रग है। और इसका साइड इफेक्ट आपको जो आता है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया और इंक्रीज इन यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हाइपरग्लो भी बोल सकते हैं। देखिए, हाइपर का H, लिपिड का L, यूरिक एसिड का U। तो ये तीन मिला के एक साथ हम लोग इसको
हाइपर ग्लू भी बोल सकते हैं। ओके, इतना ठीक है। देन आते एक एग्जांपल पे, जैसे मान लीजिए कि एक 65 साल का एक ओल्ड मेल पेशेंट आया जिनका नाम है भीमालाल पटेल। ठीक है, देन भीमालाल पटेल, सॉरी ये बार बार कैमरे में लाइट बंद हो रही है, बार बार टच करके लाइट को ऑन करना पड़ रहा है, सो सॉरी। तो भीमालाल पटेल एक डॉक्टर के पास आया, मान लीजिए आपके पास ही आया, ठीक है ना। तो भीमालाल पटेल अपना फर्स्ट विजिट में आए, उनका फर्स्ट विजिट में बीपी जो था उनका 164/94, ऐसा मान लीजिए कि उनका बीपी इतना था। तो फर्स्ट विजिट में आपके पास, अच्छी बात है, आपने उसका सब कुछ चेक भी किया, अपने बीपी किया, वो आपने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप घर जाइए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खाइए और बस मस्त रहिए, अब सही हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया ओल्ड एज ग्रुप्स के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, 65 मतलब ओल्ड है, आपके नाना दादा के उम्र के होंगे, तो कैल्शियम ब्लॉकर दिए, अच्छी बात है। तो एक आया और उसको बोला कि आप एक हफ्ते बाद दोबारा आना, मुझे दोबारा आपका चेक करना है। तो अच्छी बात है, फिर सेकंड विजिट पे आया, आपने दोबारा चेक किया का बीपी। तो सेकंड विजिट पे उसका बीपी आया 158/90, तब भी हाइपरटेंशन है। आपने बोला कोई बात नहीं, अब 2 दवाई खाइए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस बीटा ब्लॉकर। सुबह को कैल्शियम चैनल खा लेना, शाम को बीटा खा लेना, अच्छी बात। एक हफ्ते बाद फिर से आना, और बोला ठीक है डॉक्टर साहब। तो वो एक हफ्ते बाद फिर से आए, थर्ड में आए, स्टिल उनका बीपी 150/90 है। ठीक है, देन आपने क्या किया कि कोई बात नहीं, अब आपने अपना ब्रह्मास्त्र फेंक के मारा उनके ऊपर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस बीटा ब्लॉकर प्लस डायूरेटिक्स, तीनों दे दिया उनको, और बोले एक हफ्ता फिर से आना, मैं फिर से आपका चेक करूंगा। तो देन और फिर एक हफ्ते बाद आ रहा, वो एकदम गुस्से में आया पूरा एकदम, ठीक है ना, कि डॉक्टर साहब मेरा तो बीपी अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे एकदम पूरा बीपी लाइक सिम्टम पूरा लग रहा है, एकदम पूरा एकदम अजीब सा लगता है मेरा एकदम, ठीक है ना। आपने बोला ठीक है, आपने फिर चेक किया और करती है, आप देखिए कि स्टिल उनका बीपी अब भी हाई था, 120/80 तक अब ला ही नहीं पा रहे। तो ये जो कंडीशन आता है कि इफ बीपी नॉट कंट्रोल डिस्पाइट 3 क्लासेस ऑफ ड्रग ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इंक्लूडिंग डायूरेटिक्स, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन होता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ये किस वजह से हो सकता है? हो सकता है कि जो पेशेंट है वो ढंग से दवाई वाई नहीं ले रहा, उसकी वजह से हो सकता है। तो आप उनसे पूछेंगे कि आपने ढंग से दवाई वाई खाया था कि नहीं, तो देखिए वो तो ऐसे ओल्ड है, तो वो चिड़ लग जाएंगे। एक तो डॉक्टर साहब आपसे कंट्रोल हो नहीं रहा बीपी, ऊपर से पूछ रहे कि आप मुझे ही दोषी कर रहे कि मैं ढंग से दवाई नहीं खा रहा हूँ। तो आपको बोलना कि कोई बात नहीं, अब रिलैक्स करो, ये जो आपको हो चुका है उसके बदले में नया ड्रग दे रहा हूँ। तो जो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है, इसका इसका जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस आपको याद रखना, स्पाइरोनोलेक्टोन, इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है स्पाइरोनोलेक्टोन। बाकी आप दूसरा ड्रग दे सकते हैं, जैसे क्लोनिडिन दे सकते हैं, दूसरा आप प्राजोसिन दे सकते हैं, और आप दे सकते हैं अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हैं। ओके, ये सब दे सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आप इन 3 जो ड्रग मैंने बताया, इनका क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो अपना सिंपैथिक एक्टिविटी उसको कम कर देता है। और उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट आता है वो आता है पोस्चुरल हाइपरटेंशन। ये पोस्चुरल हाइपरटेंशन अब क्या चीज़, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो जैसे आप उनको ड्रग दिए, साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उनको जैसे आप बताना है कि जब भी आप ये सब दूसरी ड्रग दे दिए तो बोलेंगे कि जब ये सब ड्रग लेना है आप एक काम करना, रात को जब आप सोएंगे, सो के जब रात को आपको मान लिया उठना होगा, कभी आप रात को उठे तो बेड से तुरंत मत उठना, ठीक है ना। आपको आपने क्या करना, थोड़ा उठना है कि पैर पैर थोड़ा हिलाना है आपको, ठीक है ना, हिला दुला के फिर आपको खड़े होना है। क्योंकि ड्रग से क्या होता है, जो अपना सारा जो अपना ब्लड होता है वो इधर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप लेटते हो तो आपका सारा जो ब्लड होता है वो लोअर लिम्ब की तरफ आ जाता है, सारा लिम्ब लोअर लिम्ब में इकट्ठा हो जाता है। देन आप जब उठते हो अपना थोड़ा पैर पैर हिला दुलाते हो, तब जो ब्लड सर्कुलेशन दोबारा स्टार्ट होता है और फिर ब्लड ऊपर की तरफ धीमे धीमे आता है। तो अच्छी बात है। तो अपना पेशेंट उठता है,
ठीक है, उठा, अच्छी बात है, पैर हिलाया धुलाया, ठीक है ना, दिन वो वॉशरूम में जब जा रहा था तब भी उसको दोबारा से फिर से चक्कर आ रहा है। जैसे सुपाइन पोजीशन उसने स्टैंडिंग पोजीशन में गया, कुछ टाइम बाद जब डॉक्टर ने बोला था सेम हर चीज उसने कर लिया, देन उसके बाद भी उसको थोड़ा चक्कर वक्कर आ रहे थे, ठीक है, देन उसको आ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि वो नीचे नहीं गिरा क्योंकि वहाँ पे एक हैंडल था, उन्होंने उसको पकड़ लिया, देन वो नीचे नहीं गिरे। तो अगले दिन वो आए कि डॉक्टर साहब आपने जैसा बोला था मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन तब भी मुझे चक्कर वक्कर रहे थे। तो फिर ये कंडीशन हुआ कैसे? अगर डॉक्टर ने फिर से एग्जामिन किया तो देखा अगर सिस्टोलिक जो अपना ब्लड प्रेशर <clears throat> लेस देन 20 मर्क्यूरी से नीचे जाता है या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg से नीचे जाता है, तो फिर ये वाला कंडीशन आता है पोस्चरल हाइपरटेंशन। तो फिर आपको भी लग रहा होगा कि अच्छी बात है ये तो आ रहा है, लेकिन इस चीज़ से बचना कैसे है, क्योंकि एक ड्रग खा के ये हो रहा है, तो इससे निकलने के लिए हमें कौन सा नया ड्रग चाहिए? तो हमेशा याद रखना कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मीडो ड्राइव, जो बहुत इफेक्टिव है ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन में। ओके, तो अपना जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे कवर अप हो चुका है, जो सारा मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक पूरा बता दिया है। और अगर आपको ये जो PDF है जो मैं बनवाया हूँ, जो ये खुद में वर्कबुक बनवाया हूँ, अगर आपको यही चाहिए तो आप नीचे जाना, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें सारा अपलोड है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या फिर कोई भी टॉपिक लगा रहा है कि मुझे इसमें और ऐड करने चाहिए, देन उस टॉपिक को मैं ऐड कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में आपको एक्सप्लेन वगैरह सब कुछ कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।